हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HRM यूनिट सेकंड, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आई होप आपने यूनिट 1 बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी और सारी चीज़ें दिमाग में बैठा ली होगी। अब शुरू करते हैं यूनिट सेकंड। देखो, पहले समझते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ये ना एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल अवेलेबल होने चाहिए एट अ राइट टाइम पे। और इसी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही इफेक्टिवली कैरी आउट करता है। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है बैलेंस बनाने में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर के बीच में। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, पहली है क्वांटिटेटिव, दूसरी है क्वालिटेटिव। अब इन दोनों डायमेंशन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, क्वांटिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या कहती है, ये ना डिटरमाइन करती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने रिक्वायर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि ये डील करती है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय आर नीडेड, हाउ मेनी एम्प्लॉय आर करेंटली अवेलेबल एंड हाउ मेनी एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड इन अ फ्यूचर। अब इसके मेन एक्सपेक्ट की बात करें तो सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग अ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर होंगे किसी भी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये डिटरमाइन काम करने का होता है क्वांटिटेटिव डायमेंशन का। जैसे अगर कोई कंपनी जो है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे 30% से, तो उसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, ज़्यादा सुपरवाइज़र, मैनेजर वगैरह की ज़रूरत होगी। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा कि कितने सुपरवाइज़र चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इससे डील करेगा। सेकेंड इज फॉरकास्टिंग अ सप्लाई। अब ये वाला जो एक्सपेक्ट है वो हमारा डिमांड को बता रहा है ना। तो दूसरा वाला जो है वो सप्लाई को बताता है कि एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कितनी है विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ से ये डील करता है। देन थर्ड आता है आइडेंटिफाइंग सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय। ये दोनों ऊपर वाली चीज़ को, मतलब डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर करके HR मैनेजर डिटरमाइन करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस मैन पावर है या फिर शॉर्टेज है मैन पावर की। फोर्थ इज वर्कफोर्स एडजस्टमेंट। ऊपर का जो मैन पावर एनालिसिस करा है ना, उसके बेसिस पे HR मैनेजर स्टेप लेता है। कैसे? जैसे रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, डाउनसाइजिंग और VRS। ठीक है, अब नेक्स्ट डायमेंशन है क्वालिटेटिव डायमेंशन। देखो, क्वालिटेटिव डायमेंशन ना क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय पे फोकस करता है रेदर देन अ क्वांटिटी। ये इंश्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज हो, स्किल्स हो और एबिलिटी एंड एटीट्यूड हो, ताकि वो जॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब इसके भी मेन एक्सपेक्ट को जरा ध्यान से समझते हैं। पहला है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी लोग हैं, जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास करेक्ट स्किल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय विद द प्रोग्रामिंग स्किल एंड नॉलेज ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड। देन सेकेंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। HR प्लानिंग का जो क्वालिटेटिव वाला एक्सपेक्ट है ना, वो डील करता है इस चीज़ से कि जो एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन्हें करेक्ट ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय में बी ट्रेन टू ऑपरेट अ न्यू मशीन और अ डिजिटल सिस्टम। देन थर्ड इज करियर डेवलपमेंट। HR प्लानिंग जो है वो इस चीज़ पे भी फोकस करती है कि करियर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो एम्प्लॉय का, सो दैट दे कैन टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फ्यूचर। फोर्थ इज एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखो, क्वालिटेटिव डायमेंशन ना इस चीज़ को भी इवल्यूट करती है कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसा है, कमिटमेंट कैसा है, लीडरशिप पोटेंशियल और टीम वर्क एबिलिटी कैसी है। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी मे बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मैनेजर रोल, कि एक जो एम्प्लॉय है अगर उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसका मैनेजर रोल के लिए प्रिपेयर किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉब एनालिसिस। देखो, जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको कलेक्ट करा जाता है, उसको पढ़ा जाता है और एनालाइज करा जाता है, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कैसी स्किल्स की ज़रूरत होगी, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी क्वालिफिकेशन की, और वर्किंग कंडीशन क्या होगी। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में कि व्हाट वर्क टू बी डन एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। तो सिंपल तरीके से जॉब एनालिसिस ना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। पहला, व्हाट डज द जॉब इन्वॉल्व, जॉब के अंदर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। एंड दूसरा, व्हाट क्वालिटी शुड देन एम्प्लॉय प्रोसेस टू परफॉर्म द जॉब, कौन कौन सी क्वालिटी एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो जॉब एनालिसिस को हम दो फॉर्म में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, पहला जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर कभी भी जॉब एनालिसिस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना,
तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों ही डिटेल में समझा के आने हैं। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, देखो अभी तो आप सेकेंड ईयर में हो, जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आप जैसे प्लेसमेंट सेल में बैठोगे, कंपनी के लिए अप्लाई करोगे, तो कंपनी के लिए जो भी रोल आएगा, जैसे कोई कंपनी आती है वो किसी रोल के लिए आएगी, तो आपको वो रोल भी तो समझना पड़ेगा ना कि उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या टास्क मुझे परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए ना कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन इशू करेगी आपको, और उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि जॉब के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको काम करना होगा, ठीक है, जॉब का टाइमिंग क्या होगा, कौन कौन से पर्क्स एंड बेनिफिट आपको उस जॉब के अंदर मिल जाएंगे, सब कुछ बड़ी डिटेल में लिखा होगा कि संडे की छुट्टी होगी या नहीं, सैटरडे की छुट्टी होगी या नहीं, टाइमिंग क्या होगी जॉब की, बहुत डिटेल में सब कुछ। तो यही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो क्लियरली आपको बताता है नेचर पर्टिकुलर जॉब का, मतलब इसके अंदर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, अथॉरिटी, किसको रिपोर्ट करना है, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी जॉब की, सब कुछ लिखा होता है। सिंपल टर्म में ये कहो तो ये बताता है व्हाट वर्क टू बी डन, कैसे करना है और किस कंडीशन में करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन ना सिर्फ जॉब पे फोकस करता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ जॉब पे फोकस करता है, वो उस पर्सन पे फोकस नहीं करता, उस जॉब को परफॉर्म जो करेगा। ये यूजुअली प्रिपेयर्ड किया जाता है आफ्टर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस एंड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट गाइड फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड एन एम्प्लॉय। अब जॉब डिस्क्रिप्शन के फीचर क्या होते हैं, तो देखो ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है ऑफ द ड्यूटी। इसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा होता है कि क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब में आपको परफॉर्म करनी है। देन जॉब ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट, ये ना सिर्फ उस जॉब पे फोकस करता है, वर्क मतलब कौन पर्सन जो है रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए उस पर फोकस नहीं करता, मतलब पर्सन की क्वालिफिकेशन पे फोकस नहीं करता, किस पे फोकस करता है कि जॉब क्या है, काम क्या है। थर्ड इज प्रिपेयर थ्रू द जॉब एनालिसिस, पहले जॉब एनालिसिस करा जाता है उसके बाद ही जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ इज गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉय एंड मैनेजर, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अंडरस्टैंड कर पाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और मैनेजर को भी हेल्प करता है सुपरवाइज और रिवल्यूट करने में परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की। देन आता है कंटेंट जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, तो सबसे पहले होता है जॉब का टाइटल, कि नेम क्या है पोजीशन का, लाइक ऑडिट एसोसिएट है, जैसे कॉमर्स के लिए तो जनरली यही आता है, ऑडिट एसोसिएट है या अकाउंटेंट है, क्या है मतलब तुम्हारा जॉब का टाइटल क्या है, नेम ऑफ द पोजीशन क्या है। देन आती है जॉब की लोकेशन या डिपार्टमेंट, मतलब कौन सी लोकेशन पे जाके आपको काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट या सेक्शन में आपको काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के। देन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है, बहुत ही डिटेल में लिखा होता है एक एक टास्क, अगर कभी करना भी पड़ सकता है ना तो वो भी लिखा होता है कि ये टास्क आपको करना भी पड़ सकता है, तो सारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिखी होती है। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अथॉरिटी कितनी है आपके पास, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, वो सब भी लिखा होता है। देन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये सेक्शन शो करता है कि एम्प्लॉय को रिपोर्ट किसे करना है और कौन कौन एम्प्लॉय को रिपोर्ट करेगा। मतलब मान लो ये चिंटू है, ये चिंटू एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया है, ठीक है, ये मिंटू है और ये भोला है, तो चिंटू ना मिंटू को रिपोर्ट करता है क्योंकि मिंटू चिंटू का सीनियर है, और ये जो भोला है, ये भोला, ठीक है, ये चिंटू को रिपोर्ट करता है क्योंकि चिंटू जो है वो भोला का सीनियर है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यही डिस्क्राइब करती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। देन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन मतलब इन्वायरमेंट कैसा होगा जिसमें जॉब को परफॉर्म करना है, मतलब ऑफिस वर्क, फैक्ट्री कंडीशन क्या है, शिफ्टिंग, ट्रैवल रिक्वायरमेंट क्या क्या, सब कुछ। जैसे कई सारी जॉब में लिखी होती है, EY की खासकर जॉब में लिखा होता है कि ये ट्रैवलिंग जॉब है तो आपको 50% टाइम ट्रैवल करना होगा या 60% टाइम ट्रैवल करना होगा, ताकि जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है उसे पता हो कि इस जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है। देन टूल एंड इक्विपमेंट यूज, मतलब कौन कौन सी मशीन, टूल या टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, जैसे कि जनरली लिखा होता है कि एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और कॉमर्स के में मोस्टली लिखा होता है कि टैली आना चाहिए या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि टूल एंड इक्विपमेंट कौन से यूज़ करने हैं, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। नेक्स्ट आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो अभी तक जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने सिर्फ जॉब पे फोकस करा था, जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ना वो पर्सन पे फोकस करता है, जिस पर्सन को वो जॉब परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एबिलिटी एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए उस पर्सन की इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इफेक्टिवली। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, बट जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ना वो ये बताता है कि किस तरीके का पर्सन चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सिंपल वर्ड में कहो तो व्हाट क्वालिटी शुड अ पर्सन पॉजेस टू डू दिस जॉब सक्सेसफुली, ठीक है। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद ही जो जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है, ठीक है।
एम्फसाइज करता है ह्यूमन क्वालिटी और कॉम्पिटेंसी पे, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द जॉब रेदर देन अ जॉब इटसेल्फ। अब इसके भी कंपोनेंट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये बताता है कि मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए एक पर्सन की इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब डिफरेंट जॉब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। लाइक अगर कोई टेक्निकल जॉब है, ठीक है, कंप्यूटर टेक्निकल जॉब है, तो बीटेक मांगेगा उसमें, वो भी सीएस में। अगर इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम है तो बीटेक मांगेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर अकाउंट्स का काम है तो बीकॉम, एमकॉम, ये सारी क्वालिफिकेशन मांगते हैं। देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? प्रीवियस वर्क एक्सपोजर कितना है आपको, दैट इज़ एक्सपीरियंस। तो इस जॉब के लिए कितना प्रीवियस वर्क एक्सपोजर चाहिए ये डिस्क्राइब करा होता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1+ मतलब 1 से ज़्यादा साल का होना चाहिए, या फिर फ्रेश कैंडिडेट भी चलेगा, ये सारी चीज़ें। देन स्किल्स एंड एबिलिटी। स्किल्स एंड एबिलिटी का मतलब टेक्निकल स्किल क्या क्या होनी चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने की। लाइक अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब, ठीक है, लिखा होता है जनरली मोस्ट ऑफ द जॉब में। कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, तो ये बेसिक स्किल्स जनरली जॉब्स में लिखी होती हैं। देन फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल रिक्वायरमेंट मतलब कुछ जॉब्स में ना स्पेसिफिक फिजिकल एबिलिटी और हेल्थ कंडीशन भी चेक होती है, लाइक स्टैमिना, स्ट्रेंथ या फिजिकल फिटनेस। अगर एक फैक्ट्री वर्कर है तो ज़रूरत हो सकती है कि उसके पास फिजिकल एंड्योरेंस हो जॉब के मैनुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटीज़ भी लिखी होती है, लाइक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर कोई मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहा है तो जनरली ये सारी स्किल्स वहाँ पे मेंशन होती हैं। देन पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स का मतलब क्या है? पर्सनल करेक्टरिस्टिक क्या है? लाइक एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, टीम में काम करना, ऑनेस्ट होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, ये सारे पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि जॉब एनालिसिस बताओ और उसके सारे कंपोनेंट बताओ। तो जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब करने के बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन लिखना होता है, कंपोनेंट लिख दो, कंटेंट लिख दो, जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। और फिर भी अगर आंसर तुम्हारा छोटा पड़ रहा है तो तुम्हें ये डिफरेंस भी मेंशन करके आना है। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन ही पूछ लेता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, तो सिर्फ आपको डेफिनेशंस लिख कर आनी है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है और इस डिफरेंस पे आ जाना है। तो डिफरेंस क्या है देखो। मीनिंग क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। जॉब स्पेसिफिकेशन रिटन स्टेटमेंट होता है जो क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। फोकस क्या होता है? यहाँ पे जॉब पे फोकस होता है, यहाँ पे फोकस होता है उस पर्सन पे जिसे जॉब परफॉर्म करनी है। पर्पस क्या है कि जॉब के अंदर क्या क्या है, हाउ द वर्क शुड बी डन। यहाँ पे पर्पस क्या है कि कौन सा पर्सन सूटेबल है जॉब के लिए। देन नेचर क्या है? ये जॉब ओरिएंटेड होता है, ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है। देन उसके बाद कंटेंट क्या है? इसके अंदर जॉब टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब होता है। इसके अंदर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एबिलिटी, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। यूज़ एंड एचआरएम क्या है? इसका हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है जॉब रोल को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसकी हेल्प से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जाता है सूटेबल कैंडिडेट का। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। तो देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट ना एक प्रोसेस है जहाँ पे सर्च करा जाता है फॉर अ अट्रैक्टिव पोटेंशियल कैंडिडेट, ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्योंकि इसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को रिसीव करती है फ्रॉम विच सुटेबल कैंडिडेट कैन बी सेलेक्टेड। देखो रिक्रूटमेंट कैसे बिगन होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई करती है नीड फॉर न्यू एम्प्लॉय, और ये एंड हो जाता है जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है। ध्यान रखना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है जैसे ही आप कहीं पे अप्लाई करते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस तब से शुरू होता है जो एप्लीकेशन के बाद से फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ना डिफरेंस याद रखना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो जॉब सीकर है और जो एम्प्लॉयर हो उसको एक साथ लेके आ सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें से जो सूटेबल एम्प्लॉय है उसको चूज़ कर सके, ठीक है। रिक्रूटमेंट फोकस करता है ऑन अट्रैक्टिंग अ कैंडिडेट, वेयर एज सिलेक्शन फोकस करता है चूजिंग अ बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट। अब रिक्रूटमेंट के ना 2 सोर्सेज होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि ये एक तरीका होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है विद इन अ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, मतलब बाहर सर्च नहीं करती, जो विद इन अ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ है उनमें से ही किसी एक को सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है। अब ये मेथड ना इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो करंट एम्प्लॉय है उसे ऑलरेडी पता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, स्ट्रक्चर, पॉलिसी और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में, इसीलिए वो बहुत जल्दी ही अडॉप्ट कर लेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। अब टाइप क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का? तो देखो 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है
कि ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसमें हायर पोजीशन पे भेज देना होता है एम्प्लॉय को। लाइक अभी पहले वो मान लो असिस्टेंट था तो उसको फिर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था तो उसको मैनेजर बना दिया, इस तरीके से हायर में भेज दिया इन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, अथॉरिटी बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशन ना प्रमोशन को ज़्यादा प्रीफर करता है, क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन आता है और उनको इंकरेजमेंट मिलता है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में डाला जाता है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जाता है, बट एट अ सेम लेवल। उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वर्क ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफ़र जनरली होता है बिकॉज ऑफ वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। देन आता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को सेलेक्ट करा जाता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रमोशन और ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर सुटेबल कैंडिडेट इन अ एक्सटर्नल लेबल मार्केट। ठीक है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तब यूज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन जब उसे नई स्किल्स चाहिए हो, फ्रेश आइडिया चाहिए हो या एडिशनल मैन पावर चाहिए हो जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के पास नहीं होता है। जो मेन टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है तो पहला है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि न्यूज़पेपर में प्रचार कर दिया कि भाई ये वैकेंसी के लिए इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, मैगजीन में दे दिया या कंपनी की वेबसाइट पे डाल दिया या ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे डाल दिया। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? जॉब का टाइटल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। देन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ना, वो गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो कनेक्ट करती हैं जॉब सीकर को विद द एम्प्लॉयर। ऑर्गेनाइजेशन ना इन्फॉर्म कर देती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अबाउट द जॉब वैकेंसी एंड द एक्सचेंज उन्हें सूटेबल कैंडिडेट के बारे में बताते हैं कि अगर आपके पास ये वाली जॉब वैकेंसी है तो इसके लिए ये वाला सूटेबल कैंडिडेट है। सूटेबल कैंडिडेट को भी जाके ना अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कि मैं इस जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन की ये है, सब कुछ बताना पड़ता है, CV वगैरह देना पड़ता है। देन आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि फाइनल ईयर में आपको भी तो प्लेसमेंट में बैठना होगा। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना फ्रेश ग्रेजुएट्स को उठाती है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, और इसी को कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है कि कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आती है, वहाँ पे टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती है और फिर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है। अब इसका एग्जाम्पल आप बड़ा अच्छा लिख सकते हो, लाइक KPMG दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके जाती है फॉर ऑडिट एसोसिएट रोल। ठीक है। तो उसके लिए वो आती है और आपके प्लेसमेंट सेल से कनेक्ट करती है। देन आप लोग वहाँ पे अप्लाई करते हो और जैसे ही आप वहाँ अप्लाई करते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर चलता है आगे सिलेक्शन प्रोसेस। देन आता है प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट्स। तो ये प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कंसल्टेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं सूटेबल कैंडिडेट को फाइंड करने के लिए वेरियस पोजीशन के लिए। और ये ना एजेंसीज पूरा डेटाबेस मेंटेन करके रखती है फॉर अ जॉब सीकर का, और क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में बताती है ऑर्गेनाइजेशन को। और ये जनरली तब यूज़ करा जाता है जब स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल या सीनियर लेवल मैनेजर्स को रिक्रूट करना होता है। देन नेक्स्ट इज वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को इनवाइट करती है टू अपीयर फॉर अ इंटरव्यू डायरेक्टली बिफोर प्रायर अपॉइंटमेंट। ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्या होता है, कंपनी में जाते हैं, कंपनी के ऑफिस पे किसी भी स्पेसिफाइड डेट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके और वहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू देते हैं। अगर उनका इंटरव्यू पसंद आता है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, वरना फिर काम खराब हो जाता है। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि यहाँ ना ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को हायर करती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर या इंटरमीडिएटरीज की हेल्प से। इसमें क्या होता है कि वो सुना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है तो इसके अंडर जो है वो 50 लेबर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मान लो उन्हें इमीडिएट बेसिस पे लेबर चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि बस इस प्रोजेक्ट के लिए हमें लेबर चाहिए, तो वो एक एक को लेबर को हायर थोड़ी करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करते हैं कि हमें 50 लेबर चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर उनको 50 लेबर भेज देता है और कॉन्ट्रैक्टर ही उन लेबर से फिर डील करता है। कंपनी का जो डील जो भी सेटलमेंट होता है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से होता है। तो इस तरीके से लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। देन एडवांटेज क्या होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, तो देखो फ्रेश टैलेंट, न्यू आइडिया आता है ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट मिल जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। लगभग 50 से 60, इससे भी ज़्यादा मान लो तो 90, 120 तक करते हैं और फिर उसमें से उन्हें 5-6 स्टूडेंट लेने होते हैं, तो एक लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट उन्हें बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है। देन हेल्प रिक्रूट इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज्ड स्किल एंड एक्सपीरियंस। हेल्दी कॉम्पिटिशन मिलता है उन्हें अमंग द एम्प्लॉइज। देन लिमिटेशन क्या है, देखो पहली लिमिटेशन क्या है कि
बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लो अगर PWC आपके कॉलेज में आती है तो सबसे पहले वो प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए आएगी, फिर एक बार आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएगी, तो टाइम बहुत लगता है। देन न्यू एम्प्लॉय टाइम लेता है एडजस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इससे प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो भी कम होगा। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? देखो, सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट को चूज करते हैं अमंग द एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट तक क्या हुआ था कि डिफरेंट कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था। अब उसमें से एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिंपल टर्म में कहो तो सिलेक्शन मीन स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएटिंग एन एप्लीकेंट, ताकि हम सेलेक्ट कर सके राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिलेक्शन का? ये इंश्योर करना है कि जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है ना, वो जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करे और कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं तो देखो, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब ये पहला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का। इस स्टेज पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एप्लीकेशंस को देखती है और जो कैंडिडेट बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे होते उनको हटा देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक जॉब का रिक्वायरमेंट है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए और किसी ऐसी कैंडिडेट ने अप्लाई करा है जो बिल्कुल फ्रेशर है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में उसको हटा दिया जाएगा, उसकी एप्लीकेशन हटा दी जाएगी। देन नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो भी कैंडिडेट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को पास करते हैं उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है और इसके अंदर डिटेल कलेक्ट करी जाती है रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल एंड स्किल्स एंड अचीवमेंट। देन आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना एबिलिटी एंड पोटेंशियल जो है कैंडिडेट की वो चेक करती है। इस टेस्ट की हेल्प से डिफरेंट क्वालिटीज़ जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है उनको मेज़र करा जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट को ना हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, स्किल और टेक्निकल टेस्ट। देन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि 1 to 1 मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कैंडिडेट एंड एम्प्लॉयर का, और इंटरव्यू के टाइम पे जो एम्प्लॉयर है वो इवैल्यूएट करता है कैंडिडेट को फर्दर कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इंटरव्यू अलाउ करता है कि जो कैंडिडेट है ना, वो भी अपने जितने क्वेश्चन हैं वो पूछ सके, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानना है तो वो भी जान सके। देन आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना कैंडिडेट के पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड को, क्वालिफिकेशन को और कैरेक्टर को चेक करती है, कॉन्टेक्ट करके उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से या रेफरेंसेस से जो भी प्रोवाइड करे होते हैं। मतलब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने प्रीवियस कहीं पे काम करा है तो आप रेफरेंसेस दे दो। एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करने के लिए प्रोफेसर्स के रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाता है और देन उनके कॉल करके पता करा जाता है। देन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ना सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराती है ताकि ये इंश्योर कर सके कि वो जो पर्सन है वो फिजिकली और मेंटली फिट है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एंड द लास्ट इज फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनल डिसीजन बताती है और सेलेक्ट करती है मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को। और एक बार सेलेक्टेड कैंडिडेट हो गया, मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उसे मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर, जो ये चीज़ कंफर्म करता है कि उसको जॉब ऑफर मिल गया है और उसके अंदर सारी डिटेल होती है, मतलब सैलरी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, सब कुछ लिखा होता है। अब मैंने तुम्हें इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, टेस्ट, है ना, डिफरेंट टेस्ट। अब उन्हीं टेस्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, टेस्ट एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसका यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट की नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, इंटेलिजेंसी और पर्सनालिटी को टेस्ट करती है। टेस्ट को कंडक्ट करा जाता है ड्यूरिंग अ सिलेक्शन प्रोसेस, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कैंडिडेट कैपेबल भी है इस जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए या नहीं। तो टेस्ट हेल्प करता है एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन पता करने में अबाउट द कैंडिडेट। अब टेस्ट ना कई तरीके के होते हैं, जैसे अभी हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे, अब उनको ना डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट का यूज़ करके कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पावर को मेज़र करा जाता है। ये देखा जाता है कि वो कितने आसानी से एक प्रॉब्लम को समझ पा रहा है और उसको सॉल्व कर पा रहा है। ये वैल्यूड करा जाता है कि कितनी क्विकली और एक्यूरेटली एक पर्सन सोच सकता है और याद कर सकता है, समझ सकता है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। देन आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कैंडिडेट की पोटेंशियल एबिलिटी को मेज़र करता है टू लर्न अ स्पेसिफिक स्किल और परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। ये हेल्प करता है ये चीज़ प्रिडिक्ट करने में कि कितने बढ़िया से ट्रेनिंग के बाद एक जो पर्सन है वो किसी टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप लोग प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपका भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपको वो परफॉर्म करना होगा। जनरली 60 to 45 मिनट का टेस्ट होता है।
है, ऐसे सब, ठीक है। देन आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, HRM में एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मोस्टली हर चीज़ में एग्जाम्पल डाले हैं और उनका मेन एम यही है कि आप उन एग्जाम्पल को ज़रूर से पढ़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल लिखोगे तो ही तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो लोग बड़े आराम से बस ऐसी सुन रहे हैं ना, ध्यान से देख के पढ़ लो, क्योंकि HRM में केस स्टडी भी पूछी जाती है। और केस स्टडी पूछी जाती है तो मतलब क्या है कि चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, सिर्फ रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। इसीलिए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ताकि डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो सिर्फ रटी ना हो। एग्जाम्पल अगर आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा जो चीज़ पढ़ी है उसको समझ भी आया आपको। देन आता है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो देखो पर्सनालिटी टेस्ट का यूज़ करके कैंडिडेट की पर्सनल ट्रेट को, बिहेवियर को और इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। ये टेस्ट डिटरमाइन करता है कि क्या कैंडिडेट की पर्सनालिटी जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच कर रही है या नहीं। अब इसके अंदर क्या क्या मेजर करा जाता है, लीडरशिप एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, इमोशनल स्टेबिलिटी। देन आता है ट्रेड एंड स्किल टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में पूछा जाता है, डिटेल नॉलेज ली जाती है। जैसे कि इसके अंदर स्किल टेस्ट मेजर करता है कैंडिडेट की टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एबिलिटी, ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्किल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे कि एग्जांपल देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो उससे पूछा जाएगा कि भाई कोड लिख के दिखा तू, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट तो चीटिंग से लिख रहे हैं, पता चल रहा है रिक्रूटर्स को भी कि चीटिंग से लिख रहे हैं, ठीक है। टाइपिस्ट है तो उससे पूछा जाएगा कि तू टाइप करके दिखा पैसेज सर्टेन लिमिट टाइम में। अब मान लो ये भोलू गया है अपना टेस्ट देने, ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मेरे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है, तो इससे क्या पूछा जाएगा, ठीक है भाई जनरल एंट्री दे दी जाएंगी कि भाई इसमें बता सही जनरल एंट्री कौन सी है, रेंट पेड की, ठीक है, लाइबिलिटी की, सारी एंट्रीज डिफरेंट पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से ट्रेड और स्किल टेस्ट होता है। देन आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट ना आपके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करता है, खाने पीने के इंटरेस्ट को नहीं, कहाँ चले गए यार, खाने पीने के इंटरेस्ट को नहीं, इस चीज़ को कि आपको इस जॉब में कितना इंटरेस्ट है। तो ये इंश्योर करता है कि जो कैंडिडेट है ना वो सही जॉब पे उसको रखा जाए, ठीक है, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू पे। अब देखो सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच का, जिसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उसके डिफरेंट एक्सपेक्ट को चेक किया जाता है, लाइक कैंडिडेट की नॉलेज, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। और सेम टाइम पे कैंडिडेट को भी चांस दिया जाता है कि वो जॉब और ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप होता है। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये भोलू है, किसी ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि एग्जाम्पल चिंटू मिंटू के यूज़ करोगे तो हम भूल जाएंगे, तो डिफरेंट नेम यूज़ करो, तो मैं डिफरेंट नेम छाट के लाई हूँ। तो ये है भोलू, ठीक है, और ये है गोलू। अब भोलू जो है वो इंटरव्यू ले रहा है गोलू का, ठीक है, तो गोलू गया है भाई इंटरव्यू देने। अब यहाँ पे भोलू ने क्या किया है कि 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब भोलू के अलावा ना मिंटी भी आई है और गोली भी आई है, ठीक है, गोली भी लड़की है, मिंटी और गोली भी आई है। तो भोलू ने क्या किया, 5 क्वेश्चन लिखे हैं, मिंटी से भी वही 5 क्वेश्चन पूछे, गोलू से भी और गोली से भी, और फिर देखा कि किसने बढ़िया जवाब दिया। जिसने बढ़िया जवाब दिया उसका सिलेक्शन पक्का। तो इसमें आपको क्या समझ आया कि यहाँ पे प्री प्लान्ड फॉर्मेट होता है, पहले से ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर कर ली जाती है और सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस रहती है क्योंकि एप्लीकेंट्स को सेम ही क्वेश्चंस पे इवैल्यूएट करा जाता है। देन आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यहाँ पे क्या है कि जी भोलू बैठा है इंटरव्यू लेने, एकदम मस्त, कई बार इंटरव्यू ले चुका है, तो अब ये ऐसे बैठा है कि आओ बस क्वेश्चन पूछने के लिए कतई तैयार। तो इसने कोई फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन डिसाइड नहीं करे, भोलू से कुछ और पूछा, मिंटी से कुछ और पूछा और गोली से तो कुछ अलग ही पूछा, ठीक है, बहुत कुछ पूछा। देन आता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर बैठते हैं। अब सिर्फ भोलू नहीं बैठेगा, भोलू के साथ भोली भी बैठेगी, ठीक है, भोली भी बैठेगी और रानी भी बैठेगी, 3-4 लोग बैठे हैं पैनल में पूरे। और यहाँ पे पैनल के अंदर HR भी होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड भी होते हैं, टेक्निकल हेड भी होता है। अब ये मान लो रानी जो है वो है HR, डिपार्टमेंटल हेड हो गया भोलू और टेक्निकल एक्सपर्ट हो गई भोली। अब ये ना मेंबर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर गोलू आया है तो गोलू से HR क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, डिपार्टमेंटल हेड के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जी, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो पैनल इंटरव्यू में कई सारे लोग बैठते हैं, बस यही डिफरेंस होता है।
देन आता है स्ट्रेस इंटरव्यू, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जनरली किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रेस इंटरव्यू ही परफॉर्म करा जाता है। पूरा इंटरव्यू स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं होगा, बट हाँ समवॉट। अब स्ट्रेस इंटरव्यू को बड़े आराम से समझते हैं। देखो, ये भोलू था और ये गोलू था, तो गोलू गया इंटरव्यू देने। अब भोलू ने सोचा है कि स्ट्रेस इंटरव्यू लूँगा, तो वो बीच बीच में जब भी गोलू कुछ बोल रहा है उसको टोक रहा है और अपने फेस का एक्सप्रेशन ना बिल्कुल ऐसे चेंज कर रहा है। जैसे एक सवाल पूछा, गोलू ने आंसर दिया, भोलू ने एक्सप्रेशन चेंज करे, गोलू टेंशन में आया कि अरे आंसर सही भी था या नहीं। यही होता है बस स्ट्रेस इंटरव्यू। यहाँ पे जो इवल्यूटर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो कैंडिडेट से ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, वो बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाए। ये ना इसलिए करा जाता है ये चेक करने के लिए कि स्ट्रेस में जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। और जनरली ये यूज़ करा जाता है सेल्स और कस्टमर सर्विसेज के लिए, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट करी जाती है, पेशेंस, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें। देन आता है डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैंडिडेट के बैकग्राउंड, वर्क, इंटरेस्ट, एटीट्यूड को लेके। यहाँ पे कैंडिडेट के बिहेवियर को समझा जाता है, उसके मोटिवेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पूछा जाता है। जब कभी भी आप बेन में इंटरव्यू देने जाओगे ना, बेन एंड को में, तो वहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यू होता है। डेप्थ इंटरव्यू बिल्कुल मतलब लगभग आपका इंटरव्यू होगा 45 से 50 मिनट का एक इंटरव्यू। बहुत डिटेल में आपको सब कुछ पूछा जाएगा। तो ये होते हैं डेप्थ इंटरव्यू। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लेसमेंट। तो देखो, प्लेसमेंट ना एक प्रोसेस है जहाँ पे जो न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय होता है उसको स्पेसिफिक जॉब असाइन करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक बार जो कैंडिडेट है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस से गो थ्रू हो जाता है, ठीक है, और कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया। मान लो गोलू का सिलेक्शन हो गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि प्लेसमेंट, मतलब गोलू की स्किल, क्वालिफिकेशन, एबिलिटी को देखते हुए उसे एक राइट जॉब पर रखना। तो सिंपल टर्म में कहो तो प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग अ राइट पर्सन टू द राइट जॉब। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सबसे पहले है टू मैच द राइट पर्सन विद द राइट जॉब। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, स्किल्स और क्वालिफिकेशन है ना, वो जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच किया जाए और उसे सही जॉब पर रखा जाए। देन नेक्स्ट इज यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली। प्लेसमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को जो मैन पावर है उसका प्रॉपर यूज़ करने में। क्यों? क्योंकि अगर राइट जॉब पे राइट एम्प्लॉय को रखा जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसके टैलेंट और एबिलिटी को बढ़िया से इस्तेमाल कर पाएगी। देन थर्ड इज़ टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब गोलू को मान लो अकाउंटेंट की जॉब चाहिए थी, उसे अकाउंट्स की ही नॉलेज थी, तो अगर आप उसे आप कस्टमर सर्विस पे रख दोगे तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, फ्रस्ट्रेशन और उसका मतलब बहुत दिक्कत होगी उसको, ठीक है। लेकिन अगर गोलू को आप अकाउंट्स की जॉब दे दो तो खुशी खुशी काम करेगा, चाहे कितना ही काम करा लो। तो इससे एक एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। देन रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। अब गोलू को अगर आपने कस्टमर सर्विस की जॉब दे दी, आया था वो अकाउंटेंट की जॉब के लिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट सब अकाउंटेंट से मैच हो रहा है, तो थोड़ी टाइम बाद वो छोड़ के चला जाएगा, कहीं और अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी, वो ज्वाइन कर लेगा, तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। अब जिन लोगों को एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब गोलू जॉब छोड़ के जाएगा उस चीज़ को एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं, मतलब जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है। देन थर्ड इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर करेक्ट प्लेसमेंट होगा तो एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी को बहुत ही इफेक्टिवली करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और एम्प्लॉय को जो भी सुटेबल रोल आप दोगे तो उससे वो टास्क जल्दी और बेटर क्वालिटी के साथ परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट प्रोसेस। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखो, सबसे पहला स्टेप है प्लेसमेंट प्रोसेस में जॉब रिक्वायरमेंट को समझना। प्लेसमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेचर एंड रिक्वायरमेंट है ना जॉब को, उसको समझा जाता है विद द हेल्प ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये डिटरमाइन करा जाता है कि जॉब के अंदर क्या क्या ड्यूटी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह सब समझी जाती है। देन आता है नेक्स्ट स्टेप, असेसिंग द क्वालिफिकेशन एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। एक बार जॉब को समझ लिया, अब दूसरा काम क्या है कि जो पर्सन उस जॉब के लिए हम रखेंगे उसको समझना है। तो यहाँ पे उस पर्सन की स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी देखी जाती है। देन हमने जॉब को भी समझ लिया, पर्सन को भी समझ लिया, अब हमें क्या करना है? मैच करना है। तो मैच द जॉब विद द एम्प्लॉय। आफ्टर स्टडिंग द जॉब रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मैच द एम्प्लॉय विद द सुटेबल जॉब। फिर उसके बाद एक बार मैचिंग भी हो गई तो उसको असाइन कर देंगे जॉब। वंस द सुटेबल जॉब इज आइडेंटिफाई, एम्प्लॉय इज फॉर्मली असाइन टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और पोजीशन। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग इन्वायरमेंट से फैमिलियर कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मान लो गोलू का सिलेक्शन हो गया,
तो गोलू भाई बहुत खुश है। अगले दिन गोलू को बुला दिया गया है कि आप आओ ऑर्गेनाइजेशन में, हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो एक बार गोलू आया, उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराया ऐसे फॉर्मली। ध्यान रखना ये बस एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक, ठीक है, इतना कोई वो नहीं होता, वो आगे होता है, सोशलाइजेशन कहते हैं उसे। अभी यहाँ पे सिर्फ फॉर्मली बताया जाएगा, रूल्स रेगुलेशन समझाई जाएंगी, पॉलिसी क्या है, छुट्टी लेने की पॉलिसी क्या है, लंच पॉलिसी क्या है, कलीग्स को बताया जाएगा कि ये तुम्हारे सीनियर हैं, ये तुम्हारे जूनियर हैं, ये तुम्हें रिपोर्ट करेंगे, तुम इन्हें रिपोर्ट करोगे, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये जनरली ना HR डिपार्टमेंट करता है ये सारा काम। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू फैमिलराइज द एम्प्लॉय विद द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू एडजस्ट टू वर्क इन्वायरमेंट, मतलब इंडक्शन हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा कलीग के साथ, कौन सुपरवाइजर है, वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट के साथ। और थोड़ी उसकी जो एंजाइटी और कन्फ्यूजन है ना, जो वो नर्वसनेस फील कर रहा है, गोलू थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, तो HR डिपार्टमेंट को समझ आ गया, तो उसकी एंजाइटी कन्फ्यूजन कम कर दिया गया। तो डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करना है। इंडक्शन हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो वेलकम और वैल्यूबल फील करे कि हाँ मैंने नई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है। जब बच्चे डेलॉइट ज्वाइन करते हैं तो उनको डेलॉइट जो है वो कुछ कुछ सामान भेजती है वेलकम करने के लिए, तो बच्चों को लगता है अरे वाह डेलॉइट बहुत अच्छी कंपनी है। वैसे जेन्युइनली अच्छी कंपनी है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है कि वाह मेरे को डेलॉइट की बॉटल मिली है, वाह बिलोंगिंगनेस डेवलप हो गई, ये होता है। देन नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो नया एम्प्लॉय है वो समझता है और अडॉप्ट करता है वैल्यू, नॉर्म, कल्चर एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपको लगेगा कि मैम ऊपर भी तो यही पढ़ाया था। देखो ऊपर बहुत ही फॉर्मल होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पॉलिसी, आपके सीनियर कौन है, आपके जूनियर कौन है, आप किसको रिपोर्ट करोगे, वो समझाया जाता है। बट सोशलाइजेशन थोड़ा इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। यहाँ क्या होता है, एम्प्लॉय को वैल्यू, नॉर्म, कल्चर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर सिखाया जाता है। दोनों में बस यही फ़र्क है, ठीक है। सिंपल टर्म में कहो तो सोशलाइजेशन नए एम्प्लॉय को एक तरीके से हेल्प करता है कि वो एक्सपेक्टेड और इफेक्टिव मेंबर बने ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सोशलाइजेशन के, टू फैमिलियर एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सोशलाइजेशन हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो वैल्यू, ट्रेडिशन, वर्क कल्चर समझे। देन टू हेल्प एम्प्लॉय अडॉप्ट द वर्क इन्वायरमेंट, वर्किंग का इन्वायरमेंट जो है वो समझे, उसके जॉब रोल, कलीग के साथ, वर्क प्लेस की एक्सपेक्टेशन क्या है। देन डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सोशलाइज हो, एम्प्लॉयज डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब आपको ये और ऊपर वाला जो टॉपिक है सेम सेम लग रहा होगा बिकॉज ऑलमोस्ट सेम होता है, बट सोशलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल होता है और ज़्यादा इसमें चीज़ें बताई जाती हैं, आपको डीप में चीज़ें सिखाई जाती हैं, कल्चर, नॉर्म, सब कुछ। मतलब देखो नॉर्म समझते हो ना आप, रूल्स से अलग होते हैं। तो ऊपर वाले में आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है, रूल्स बताया जाता है, बट यहाँ पे नॉर्म्स एंड कल्चर डिटेल में बताया जाता है। बट है तो सिमिलर सही, इसीलिए चीज़ें थोड़ी सिमिलर है। एंड इम्प्रूव द एम्प्लॉय कमिटमेंट। देखो when employee understand and accept the organization value culture, they become a committed and motivated to perform the work. Then आता है next topic, retention of employee. अब देखो गोलू आ गया है कंपनी में काम करने के लिए। अब गोलू कंपनी छोड़ के ना जाए, इस बात का कैसे ध्यान रखा जाएगा। सो व्हाट इज रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय? रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने एम्प्लॉय को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वहाँ पे रखे। और एम्प्लॉय टर्नओवर, व्हाट द एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, वो चीज़ रिड्यूस हो। इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस ऑन पॉलिसीज़ आती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज करती है एम्प्लॉय को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पे ना जाए। सिंपल टर्म में कहो तो मेंटेन अ स्टेबल वर्कफोर्स बाय कीपिंग स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉय रिटेंशन में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले अच्छी सैलरी और बेनिफिट दो। अब गोलू को अगर अच्छी सैलरी, बोनस मिलेगा तो वो क्यों ही कहीं और जाएगा। दूसरा, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। गोलू को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देगी, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट देगी, तो उसे लगेगा कि हाँ प्रमोशन तो हो ही रहा है तो फिर कहीं क्यों और जाना। देन पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, मतलब अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है, गुड रिलेशन होना चाहिए विद द कलीग से। ऐसा नहीं कि कलीग जो है वो परेशान कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई टिफ़िन शेयर नहीं कर रहा। वो ऐड देखा है जिसमें वो बोलता है यू गाइज आर ईटिंग पिज्ज़ा और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो वो वही है कि टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, प्यार से बैठ के सब लंच कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। देन वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब
तुम अपनी लाइफ भी बैलेंस कर पा रहे हो और काम भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हो, लीव पॉलिसी हो, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम हो जो हेल्प करे एम्प्लॉय को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में। देन रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन। अब मान लो गोलू ने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया तो उसको भाई एक ट्रॉफी ला के दे दी कि वाह, पूरे स्टाफ के सामने कहा गया कि गोलू ने इतना फ़ायदा कराया, इतना अच्छा काम कराया, तो इसलिए गोलू को ये ट्रॉफी मिलेगी। गोलू खुश हो गया कि स्कूल में तो ट्रॉफी मिली नहीं थी, कॉलेज में मैंने कोई ऐसी हरकतें करी नहीं जो ट्रॉफी मिलेगी, बट देखो काम में मिल गई मेरे को। तो रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को उसके अचीवमेंट के लिए मोटिवेट करना, मतलब जो भी अगर कुछ अचीव करा है उसने तो उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज़ करना कि हाँ बहुत अच्छा काम करा है। इससे क्या होगा कि गोलू मोटिवेट होगा और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी HRM की यूनिट सेकंड होती है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं जिनसे मैंने आपको पढ़ाया है तो आप परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल लिंक, और गूगल लिंक का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।